हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका डीआर लर्न में। और आज हम लोग करेंगे हमारा सेकेंड पार्ट जो है, इसमें 10 क्वेश्चन को लेने वाले हैं हम सीडीपी एंड शिक्षा शास्त्र जो हमारा पेडागोजी है उससे। आगे ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को और देखेंगे हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक ना करे। अब यहाँ पे कह क्या रहे हैं, देखो मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। अगर आप क्वेश्चन समझ जाते हो तो समझ लो 50% काम आपका वहीं पे हो जाता है। अब ये कह रहे हैं कि बुद्धि लब्धि के आधार पर, किसी को भी आईक्यू के आधार पर जो ग्रुप्स हम बना देते हैं टीचर्स, वो हमें कभी भी नहीं बनाने चाहिए। उसका क्या रीजन है उसको बताना है आपको। तो फर्स्ट है, यह अध्यापक के लिए असुविधाजनक है। अध्यापक से हमें कोई लेना देना नहीं होता। अध्यापक को चाहे ज़्यादा काम करना पड़े, चाहे उसको सुविधा हो या ना हो, हमारा होता है मेन इम्पॉर्टेंट कि बच्चे को असुविधा नहीं होनी चाहिए। यह विद्यालयों के लिए सुविधाजनक है, कोई परेशानी नहीं है। विद्यालयों से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ किसको देखना है, बच्चे को देखना होता है। यह बच्चों को एक दूसरे के साथ अंतर सामूहिक प्रतिस्पर्धा नहीं करने देता है। ऐसा भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसका नेक्स्ट है हमारा, बुद्धि लब्धि संकल्पना स्थायी नहीं है और यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। ये बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने कि जो हमारी बुद्धि लब्धि की जो संरचना है, देखो बुद्धि लब्धि क्या है, आईक्यू है आपका। आप अगर लगातार प्रैक्टिस करता है बच्चा तो उसका बुद्धि लब्धि को बढ़ाया भी जा सकता है। इसलिए हमें कभी भी बच्चों को किसी भी ग्रुप्स में डिवाइड बुद्धि लब्धि के आधार पर नहीं करना चाहिए। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है, क्योंकि अब आप सभी को पता है कि जो हार्वर्ड गार्डनर थे उन्होंने हमें थ्योरी दी थी बहुबुद्धि सिद्धांत। कौन सा दिया था? उन्होंने बताया था कि बुद्धि एक एंटिटी नहीं है, बुद्धि बहुत तरीके की होती है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत, तो जो इंसान ये बताएगा कि बहुबुद्धि होती है तो वो उसी के अनुसार क्या कहेंगे कि क्लास में बहुत बुद्धि के हर तरीके के बच्चे होते हैं। आपको क्या करना है, आपको तरह तरह की, किसी को बहुत अच्छी ओरल मतलब बहुत अच्छे से समझ आता है, किसी को लिख के बहुत अच्छे से समझ आता है, किसी को जब आप समझाओगे तो आपके हाव भाव को देख के भी बहुत अच्छे से कैच करता है। तो इसलिए उनके सिद्धांत के अनुसार आपको क्या करना चाहिए, सारी आपकी जो रणनीतियां हैं उनको यूज करना चाहिए। फर्स्ट है, ये बहुबुद्धिता को निष्पादित करने में मददगार है। सेकेंड है, यह सामान्य बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है। और यह तारक, सामान्य बुद्धि की बात नहीं करी है, यह तारक विद्यार्थी बनने में मददगार है, रटने के लिए कोई बात नहीं है। यह व्यवहारिक बौद्धिकता, इन्होंने यहाँ पे व्यवहार की बात नहीं पूछी इन्होंने। तो इसमें क्या है, यह बहुबुद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है। तो जैसा हमने पढ़ा है कि बहुबुद्धि को बहुत सारे तरह के मतलब लोगों के सीखने की विधियां होती हैं, उसी तरीके से हमें हर बच्चे को अलग अलग तरीके से, जिस तरीके से भी उसको अच्छे से समझ आता है उनको सिखाना चाहिए। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है 1.5 से यानी कि 1.5 साल से लेकर 2.5 साल की उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उच्चारित द्विशब्दीय उच्चारणों को क्या कहा जाता है? तो ये आपका है, ये आपका स्टैटिक प्रश्न है, इसमें आपको याद ही करना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर है इसमें वो है आपका सेकेंड, तार प्रणीत वाचन। ओके। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसमें भी हमने इसी तरीके से 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, तो वो वीडियो भी आप जरूर वॉच कीजिएगा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं, यह कथन क्या दर्शाता है? तो आपने बहुत सारी रूढ़िवादिता, यानी कि महिलाओं को गाड़ी चलाना नहीं आता या लड़कियों को मैथ नहीं आता है, इस तरीके की आपने बहुत सारी कहानियों को सुना होगा। तो ये सारी ही जो रूढ़वादी बातें होती हैं, या लड़कियों को घर का काम करना है, लड़कों को घर का काम नहीं करना है, ये सारी जो होती हैं ये हमें दिखाता है लैंगिक रूढ़िवादिता। यानी कि जो हमारे रूढ़ियों में, जो हमारे पूर्वजों ने कह दिया या जो किसी ने कह दिया, उसी को हम लोग मानते आ रहे हैं। और
अन्य जो ऑप्शन है उनको भी चेक करते हैं। लैंगिक विभेदीकरण ये नहीं है। दोनों लोगों के बीच लैंगिक भेदभाव, लैंगिक स्थिरता तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद है दोनों लोगों के बीच लैंगिक भेदभाव, दोनों लोगों के बीच लैंगिक भेदभाव ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पे होगा हमारा लैंगिक रूढ़िवादिता। ओके। क्वेश्चन 5, एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन की विधि का इस्तेमाल नहीं होता होगा। अब प्रगतिशील जो हमारी कक्षा होती है वो कौन सी कक्षा होती है, जहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो हमारी अभी कक्षाएं हो रही हैं वहाँ पे बच्चे को आप सेंटर में रख के और सारी चीज़ें इस तरीके से करोगे कि सब मतलब बच्चे को उसमें कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं हम इसके ऑप्शंस को। अध्यापकों द्वारा मननशील जर्नल का इस्तेमाल, स्वमूल्यांकन एवं समकक्षी मूल्यांकन, केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय। मैंने आपको पहले भी बताया था, जहाँ पर भी केवल आ जाए वो आपका आंसर कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें नहीं पूछा है, नहीं पूछा है तो नहीं की वजह से हमारा आंसर ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, सी, केवल मानक निर्देशित नहीं होना चाहिए। हमें हर तरीके से बच्चों का मूल्यांकन करना चाहिए। और अभी जो हमारी न्यू NEP आई है उसमें 360 बच्चे का मूल्यांकन बताया गया है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है। यानी कि जो वंचित और हाशिए पर स्थित वो लोग होते हैं जिनको पढ़ाई का मौका नहीं मिला, चाहे फिर वो उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि से हो या फिर सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से हो, किसी भी तरीके से हो, तो अगर उन्हें मौका नहीं मिला है और उनको भी एक मतलब समावेश करके एक पाठ्यक्रम में उनको भी समावेश करके उनको भी क्लास में पढ़ाने को सुनिश्चित कर सकता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे। शिक्षा में समानता, शिक्षा में साम्यता, सुविधा वंचित समूहों के प्रति सहानुभूति, हमें सहानुभूति नहीं दिखानी है। विशेषता सुविधा वंचित समूहों के लिए व्यावसायिक शिक्षा, उन्हें सिर्फ व्यावसायिक शिक्षा देने से काम नहीं चलेगा क्योंकि उनके पास अभी शिक्षा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें समानता, समानता भी हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि समानता तब होती ना जब दोनों बराबर होते और हम दोनों को बराबर शिक्षा दे रहे होते। बट एक जो हमारा वर्ग है वो बिल्कुल ही हाशिए पर है, तो हम क्या करेंगे, ये जो वर्ग है इस हाशिए वाले वर्ग को हम जहाँ जो सामान्य वर्ग है उसके बराबर में लेके आएंगे। तो इसको इक्वालिटी ना कह के क्या कहते हैं, इक्विटी कहते हैं, यानी कि साम्यता। तो हमारा जो ऑप्शन है वो आपका बी इसमें सही हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है, इसकी वजह क्या हो सकती है। देखो, जब भी आप पेपर देने जाओगे आपको वहाँ पे कुछ कोड वर्ड पकड़ने होते हैं। अब इन्होंने हमसे मेनली पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है गणितीय संक्रियाओं को समझने में दिक्कत होती है। हमें कुछ नहीं देखना है, हमें देखना है कि कहाँ पे गणितीय कठिनता लिखी हुई है। इसको हम डिसकैलकुलिया भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन, आपका गणितीय वैफल्य। ओके। आलेखीय नहीं होगा, पठन भी नहीं होगा, ये डिसलेक्सिया डिस्प्रैक्सिया हो जाएंगे और ये ऑटिज्म हो जाएगा, ये आपका होगा इसमें डिसकैलकुलिया। तो आपका सेकेंड ऑप्शन इसमें सही है। इस तरीके से जो आपसे पूछा जा रहा है आप उसी को अगर फोकस करके करते हो तो आप बहुत जल्द आंसर्स तक पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक समावेशी संस्था में एक श्रव्य बाधित विद्यार्थी, अब उसमें क्या है, उसको सुनने में प्रॉब्लम है बच्चे को, कि शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी। अब इसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो कि एक जो बच्चा सुन नहीं सकता है उसके लिए हम यूज नहीं करेंगे, उसको हमें पहचानना है। तो चलिए देखते हैं, वीडियो चलचित्र के प्रदर्शन में उपशीर्षकों का इस्तेमाल। अब वो सुन नहीं सकता है तो हम एक वीडियो चलाएंगे तो हम उसमें क्या करेंगे, हेडिंग्स या जो मतलब सब हेडिंग्स होती हैं उनमें उपशीर्षक वहाँ पे लिखते भी जाएंगे कि इस वीडियो में क्या चल रहा है। तो ये तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। उसके बाद है पढ़ाते हुए अभिव्यक्तिक शारीरिक गतिविधियों और संकेतों का इस्तेमाल। अब हम जब क्लास में पढ़ाते हैं तो हमें क्या करना है, हम जो चीज़ बोल रहे हैं उसको हम अपने हाव भाव से दिखाते जाएंगे ताकि अगर बच्चा सुन नहीं सकता है तो वो हमारे हाव भाव को देखकर ये समझ जाए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये आंसर भी हमारा सही है। उसके बाद है मौखिक संप्रेषण के साथ शाब्दिक चित्रित संप्रेषण का इस्तेमाल। प्रेषण यानी कि जब हम बोल रहे हैं उसके साथ शाब्दिक चित्रित संप्रेषण का इस्तेमाल।
तो उसमें क्या होगा कि जब आप बोल रहे हो और वही आप शब्द या चित्र के माध्यम से दिखा रहे हो तो बच्चा शायद सुन नहीं पाए, बट वो चित्रों के माध्यम से चीज़ों को समझने का प्रयास अवश्य करेगा। नेक्स्ट है हमारा संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना। ये आपका गलत है, क्योंकि जब बच्चे को ऑलरेडी सुनाई नहीं दे रहा है उसके बाद भी अगर आप मौखिक उस पर ही आश्रित रहते हो तो बच्चा बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं समझ पाएगा, और इससे आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपका आंसर इसमें सही हो जाए, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, नहीं करना है। तो हमें ओनली मौखिक उस पर नहीं टिके रहना है, हमें उसको इस तरीके से पढ़ाना है ताकि वो चीज़ों को अच्छे से समझ सके। नेक्स्ट चलते हैं हमारे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस कक्षा की प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूहों के प्रति गृहीत पूर्वाग्रहों को उजागर कर सकता है? आएगा हमारा लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था, अध्यापक का निपुणता उन्मुखी अभिप्रेरणा शैली को प्रोत्साहित करना, अधिगम कठिनता अनुभव करने वाले बच्चों के लिए यथोचित समायोजन करना, बच्चों को शिक्षा प्रणाली के यंत्रवादी पहलुओं का परीक्षण, प्रतिरोध और चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करना। इसी अध्यापक है वो ये समझता है कि जो मतलब वंचित समूह के बच्चे हैं ये पढ़ नहीं सकते हैं, या ये अच्छे नहीं होते हैं, या ये अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं सकते हैं, तो अगर कोई टीचर इस तरीके की अपनी थिंकिंग रखता है तो समझ लो कि वो बहुत ही पूर्वाग्रहों से प्रेरित है। तो इसके लिए हमारा जो ऑप्शन है वो फर्स्ट इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी भी बच्चे को लिंग और आर्थिक श्रेणी के आधार पर उसको बैठाया जाए तो ये गलत व्यवस्था है, और ये बताती है कि वो जो अध्यापक है वो लिंग पूर्वाग्रहों से, ऐसी जो रूढ़िवादी सोच है उससे वो ग्रसित है। क्वेश्चन 10 है हमारा, कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए? यानी कि सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए अब उन्हें कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए? तो हम देखेंगे इसमें ऑप्शंस को। विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मेलन, मौलिक खोज, और यहाँ पे सॉन नहीं होगा, यहाँ पे सोचने को बढ़ावा देना। ओके, यानी कि बच्चे सोचें, चिंतन करें उस चीज़ पर। और थर्ड है परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करने में, जो हमारी क्रिएटिविटी होती है, सृजनात्मक अभिसारिक सोच नहीं होनी, यहाँ पे अपसारी सोच से सीधा रिलेशन होता है क्रिएटिविटी का। तो यहाँ पे मौलिक, जहाँ पे मौलिकता हो और जहाँ पर आप खोजने को बढ़ावा देंगे या सोचने को बढ़ावा देंगे, वो हमारा जो ऑप्शन है वो किससे रिलेटेड होगा, सृजनात्मकता से। यहाँ पर अगर अपसारी थिंकिंग भी लिखा होता, अपसारी सोच लिखा होता, तो उस ऑप्शन के साथ हम जा सकते थे। तो आज हमने 10 क्वेश्चन किए। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, और आपके लिए मैं एक क्वेश्चन लेके आई हूँ ताकि आप लोग उसका मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दें। एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है? नंबर 1 है बच्चों के वार्तालाप के द्वारा, 2 है अध्यापक के संवेगों द्वारा, और नंबर 3 है बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा। उसके बाद है वाह रूप से अधिरोपित अनुशासन द्वारा। आप मुझे अपना जो भी आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हम लोग कल इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा DR लर्न को। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।